और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये बाइक ली। Hey, what's happening guys? My name is Aditya and I'm back with another video. स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने हिमालयन क्यों ली। ये बड़े बड़े वीडियो मैंने डाले हैं पहले, तो कोई ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो सब देखने में, तो शॉर्टकट में कंपैरिजन वीडियो बताऊंगा। माय पर्सनल ओपिनियन कि मैंने हिमालयन 450 क्यों ली और मैंने KTM एडवेंचर 390 क्यों नहीं ली। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने हिमालयन चूज़ की वो है सीटिंग कंफर्ट। तो मैंने जब भी एडवेंचर 390 का टेस्ट ड्राइव लिया था तो वहाँ पे नमस्कार पता चला कि सीट बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो 390 की। और पीछे का भी मतलब टोटल लेंथ जो है, विड्थ और लेंथ बहुत कम है। और ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं दूसरे बाइक्स पे। तो वो होता क्या है कि लॉन्ग जर्नी पे बेस जो होता है, बट को उतना एरिया नहीं मिलता रेस्टिंग करने के लिए, तो लॉन्ग टूरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। पर अगर जिनका मतलब फिज़िक पतला है या फिर साइज़ में छोटे हैं तो उनके लिए एडवेंचर 390 में सूटेबिलिटी होगी सीट में बैठने की। पर मेरा हाइट 6 है और बट भी अच्छा खासा बड़ा है, तो अभी हिमालयन पे प्रॉपरली बैठ पाता हूँ मैं। मतलब हिमालयन पे पूरा कवरेज मिलता है सीटिंग पे, और एडवेंचर 390 पे नहीं मिल रहा था उतना। स्पेक शीट रिलेटेड वीडियो नहीं है ये, रियल वर्ल्ड में जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली है, यूज़ नहीं होने वाली है, और बेनिफिट जिसका होगा उसके बारे में बात होगी। तो अगर पिलियन सीटिंग के बारे में बात करेंगे तो एडवेंचर 390 में स्प्लिट सीट नहीं आती, और हिमालयन में अगर मना ब्लैक ऑप्शन लेंगे या फिर रैली सीट लगवाएंगे तो सिंगल सीट आएगी एडवेंचर 390 जैसी। और एल्स बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर वेरिएंट्स में स्प्लिट सीट ही मिलती है, जिसका बेनिफिट ये है पिलियन को उसकी डेडिकेटेड स्पेस है और राइडर को अपनी डेडिकेटेड स्पेस है। होता क्या है, अगर सिंगल सीट रहे तो सपोज स्लोप में या फिर हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे पिलियन बार बार राइडर के बैक पे प्रेशर बनाते रहता है, फिर या फिर आगे खिसकता रहता है, तो उससे ना राइडर पे प्रेशर गिरता है हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे। अगर डेडिकेटेड स्पेस रहे दोनों के लिए तो वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टूरिंग में या फिर हाई स्पीडिंग में बहुत काम की चीज़ है स्प्लिट सीट। ठीक है, ये तो मतलब बोलने के लिए सारी ये रीजंस या फिर जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो सिली लगेंगे, पर ये सिली नहीं है। रियल वर्ल्ड में बहुत यूज़फुल होते हैं ये, और इसका बहुत इम्पैक्ट गिरता है अगर रेगुलर बाइक राइड कर रहे हो या फिर लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो। दूसरा पॉइंट जिसमें मैंने कंसिडर किया कि हिमालयन बेटर है KTM एडवेंचर 390 से, वो है सस्पेंशन। वो पर एडजस्टेबल सस्पेंशन के थोड़ा प्रीमियम प्राइस टैग देना पड़ता है, 4,95,000 या फिर ऐसा कुछ 5 लाख के ऊपर जाता है शायद से एडवेंचर 390 वाला। पर उतना दिमाग लगाना नहीं है मुझे, और उतना झंझट पालना भी नहीं है कि प्री लोड और रिबॉन्ड एडजस्ट करो, वो सब नहीं पड़ना मेरे को झंझट में। इसके पहले की बाइक में मेरे था एक्सपल्स में, तो मैंने आज तक कभी उसको हाथ नहीं लगाया था। जब जितने टाइम तक यूज़ किया मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वही अच्छी है, और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इतनी पप्पी है। आगे अभी मुझे रॉन्ग वे जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। थर्ड चीज़ जो है इंजन और रिलायबिलिटी। अभी पास्ट में KTM का ओनरशिप रख चुका हूँ, मुझे पता है कि इंजन की कैसी मावेन हो जाती है एक सर्टन टाइम के बाद। देखो, ये हिमालयन के ना यूट्यूब पे प्रूफ के साथ वीडियोस हैं, लोगों ने एक्चुअल में यूज़र एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस डाला हुआ है। 70,000 किलोमीटर रनिंग का, 80,000 किलोमीटर रनिंग, 1 लाख किलोमीटर प्लस रनिंग का भी लोगों ने ओनरशिप एक्सपीरियंस डाला हुआ है। तो अभी सोच लो कि कितनी रिलायबल बाइक होगी। और KTM के केस में होता क्या है, 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद में इंजन रिबिल्ड करना पड़ेगा। 95 नहीं है, 10 लीटर। ये ना सिस्टम का फेलियर है, ये पब्लिक का फेलियर नहीं है। रॉन्ग वे जो जा रहे हैं ना लोग, ये लोग से ना ट्रैफिक मैनेजर नहीं होती। KTM के खुद के ओनर्स को भी जाके पूछ लो, इंजन में पावर इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब ओवरलोडेड
ओवर क्लॉक्ड इंजन बोल सकते हैं, ऐसा इंजन है वो। तो उसको एवरी 35,000 40,000 50,000 के बाद में रिबिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत लोगों को एक्सपीरियंस आ चुका है। एक बार मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था कि एक लड़के ने KTM RC 390 1 लाख किलोमीटर प्लस चलाई है। मैं शॉक हो गया थोड़ा, क्योंकि मेरे पास भी थी पहले। जाके मैंने कमेंट सेक्शन में चेक किया तो पता चला बंदे ने 4 से 5 बार इंजन रिबिल्ड किया है। तो सिंगल इंजन रिबिल्ड का कॉस्ट पकड़ के चलो 60 से 70 हज़ार रुपये। मतलब तुमको 50,000 किलोमीटर तक अगर गाड़ी की रनिंग करवानी है तो रनिंग तक का ही तुमको कॉस्ट चले जाएगा 60-70 हज़ार। मतलब तुमको 1 से 2 बार एटलीस्ट इंजन रिबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे टोटली सेफेस्ट बेट लेना था। मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेनी थी कि गाड़ी ले लूँ, गाड़ी अच्छी रहेगी, शो शाइनिंग हो जाएगी, पर मज़ा भी आएगा चलाने को। एडवेंचर 390 डेफिनेटली मज़ा आएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत क्विकर रहेगा उसका, इससे भी ज़्यादा। पर फ्यूचर में जाके सरदर्द हुए और सर्विसिंग का मगजमारी, कॉस्टिंग ज़्यादा, ये सब चीज़ की वजह से मैं नहीं गया वहाँ पे। होता क्या है, रॉयल इनफील्ड जो आपको ये बाइक बेच रहा है ना, ये बाइक के साथ में वो तुमको एक्सपीरियंस बेच रहा है पूरा का पूरा रॉयल इनफील्ड का। तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे ये बाइक लेके पकड़ के चलो 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। 7 मंथ्स में 7,600 चली है। तो ये 7,600 में मैंने 3 सर्विस करवा ली है बाइक की। सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आई है। मैंने रिसेंटली ब्रेक पैड चेंज किया है तो उसका पैसा था, बाकी सब 1,000 1,500 इतने की रेंज में आता है। अगर कंपेयर करोगे KTM का, तो KTM का बहुत ज़्यादा सर्विसिंग जाएगा। तो मैं बात कर रहा था एक्सपीरियंस के बारे में। ये लोग एक्सपीरियंस बेचते हैं, तो वो कैसे? तो अगर रॉयल इनफील्ड के वेबसाइट पे जाओगे तो मल्टीपल इवेंट्स वो लोग के लाइंड अप रहते हैं, हर एक 2-2 महीने में। और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ये बाइक ली। क्यों? क्योंकि इतने सारे इवेंट्स है, और जो हर एक बाइकर का ड्रीम होता है कि यहाँ ट्रैवल करे, वहाँ ट्रैवल करे, ऐसा एक्सपीरियंस ले, अलग अलग चीज़ों का, बाइकिंग ग्रुप्स का, बाइकिंग इवेंट्स का एक्सपीरियंस ले। और वो एक्सपीरियंस मैं ले नहीं पा रहा हूँ ये बाइक लेने के बाद भी, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब पे जाना है और फैमिली को भी टाइम देना है, तो हर बार नहीं जा सकते। तो जब भी पॉसिबल होता है, मैंने अभी तक 3 से 4 इवेंट अटेंड किए हैं। तो जब भी पॉसिबल होता है मैं जाता हूँ। अभी तक मैंने 3 से 4 इवेंट अटेंड किए हैं। उसमें से बेस्टेस्ट इवेंट 2 थे, एक हिमालयन स्पिरिट और दूसरा रॉयल इनफील्ड ट्राइब मीटअप। ये 2 इवेंट में मैं गया था। अभी तक मैंने KTM का ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। KTM ऑरेंज डे करता था, ऑरेंज डे करना भी बंद हो गया शायद से बहुत टाइम के बाद। मतलब याद आया कि ऐसा कुछ इवेंट होता था KTM का ऑरेंज डे करके। बाकी तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कि एग्जिस्टेंस रखने के लिए वो लोग कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो वही है ना, बाइक लेने के बाद में क्या अकेले थोड़ी घूमोगे, आपको क्रू चाहिए, एक अच्छा खासा ग्रुप चाहिए, कुछ मोटिव चाहिए कि बाबा मुझे ये इवेंट पे जाना है या फिर मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ पे जाके ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो मोटिव रॉयल इनफील्ड दे रहा है लोगों को बाइक लेने के बाद का एक्सपीरियंस। इसीलिए तो बिक रही है इनकी बाइक्स सबसे ज़्यादा मार्केट में। बस यही सब बताना था आप लोगों को ये वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।